तो लास्ट क्लास में हमने आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। एक बार प्लीज आप इस डायग्राम को ही ध्यान से देखिए। चलो पहले आप ये वाला देख लीजिए। हमारे पास सबसे पहले ये कौन है, जो ओपनिंग होती है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। उसके बाद नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं नेजल कैविटी। तो सबसे पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल किसके अंदर ओपन होता है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी की ओपनिंग कहाँ पे होती है, अब देखिए ये पीछे की तरफ जा रहा है, कहाँ पे, फेरिंक्स में। फेरिंक्स के बाद यहाँ पे कौन आता है, लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि जो हम बोल पा रहे हैं, बोलने में कौन हेल्प करता है, लैरिंक्स ही हेल्प करता है। तो फेरिंक्स पहले आता है, लैरिंक्स बाद में आता है। लैरिंक्स के बाद हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अब विंड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी पाइप है जो किसको कैरी कर रही है, विंड को कैरी कर रही है। अब विंड के ट्रैकिया अब क्या हुआ, यहाँ से देखिए नेक के वाले पोर्शन से आया, और नेक के बाद कहाँ पे जा रहा है, ये हमारे पास इस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो हमारे पास ये थोरेसिक कैविटी में आ रहा है, लेकिन पूरी थोरेसिक कैविटी में नहीं स्प्रेड है, ओनली मिड वाले पोर्शन तक ही प्रेजेंट है। तो मिड थोरेसिक कैविटी के पास आकर क्या हुआ, आपका डिवाइड हो गया दो ब्रांचेस के अंदर, जिसको बोलते हैं राइट ब्रोंकाई, या ब्रोंकस बोल लो, या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। ध्यान रखना, ब्रोंकाई अलग है और ब्रोंक्यूल्स अलग हैं। इन दोनों को आप मिक्स मत करना, ये मत सोचना कि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी ब्रोंकस जो है, राइट और लेफ्ट, इसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, लंग्स के अंदर हो रही है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वाला डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीजें मेंशन नहीं है, प्लीज इसको देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन, ये है नॉस्ट्रल। तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको ये चीजें नहीं लर्न है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होगा। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले ये नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के पीछे की तरफ जा रही है, और कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंक्स में। अब फेरिंक्स कहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हो रहा है आपका, आपका लैरिंक्स में। अब लैरिंक्स के पास ही यहाँ पे एक हमारे पास एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो उसको कवर करके रखता है। अब उसके बाद ये हमारे पास, इसका नाम है ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है, हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सी शेप की रिंग होती है, और वो रिंग कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। और वो रिंग किसकी बनी होती है, वो रिंग बनी होती है कार्टिलेज की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है। रिंग का काम क्या होता है, कि अगर हमारे लंग्स में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमारे यहाँ पे ये आपका कोलैप्स ना कर जाए, तो यहाँ पे ये रिंग यही काम करती है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी ये आपका ट्रैकिया है, आपका डिवाइड कर गया दो पार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस भी आप कह सकते हो, और आप ब्रोंकाई भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब इसके बाद देखिए लंग्स के अंदर ओपन हो गया। लंग्स में अब देखिए हमारे पास जो प्राइमरी ब्रोंका है, इसकी दोबारा सब डिविजन होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, यहां बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब आपका ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई या टर्शरी ब्रोंकस। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब तक हमने ब्रोंक्यूल वर्ड यूज नहीं किया है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद दोबारा यहाँ पे ब्रांचेस हो रही है, तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो फर्दर ब्रांचेस हो रही है ना, उनके लिए हम ब्रोंक्यूल वर्ड यूज करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए हम ब्रोंक्यूल वर्ड यूज नहीं करते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। अब टर्शरी ब्रोंकस आपका दोबारा डिवाइड कर जाता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, या आप सिंपल उसे ब्रोंक्यूल भी बोल सकते हो। और एक हमने
उस दिन क्या डिस्कस किया था। अब बाद में हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसका जो टर्मिनल उसकी एंडिंग होती है, वहां पे क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई ही वो पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब O2 अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। तो एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, बाकी पार्ट में ओनली एयर की और CO2 की कंडक्शन हो रही है, वो यहाँ पे उसको कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अब देखिए नो से देखिए यहाँ पे आ रहा है, एयर आ रही आ रही है, यहाँ तक चली गई, अभी तक भी वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हुई है, ओनली वो कंडक्टिंग का ही काम कर रही है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली कंडक्शन हो रही है। लेकिन हमारे पास ये जो एल्वोलाई जो है, यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब बॉडी के सेल में इस एल्वोलाई के पास से होते हुए जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, बिकॉज दे कंटेन ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स होती है, देखिए यहाँ पे। तो आर्टरीज एंड वेन्स होने की वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है, एक्सचेंज हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्वोलाई है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, क्योंकि फंक्शन तो ये परफॉर्म कर रही है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ये आपने 10th में भी किया होगा। अब एल्वोलाई ही क्यों करती है, बिकॉज दे कंटेन ब्लड कैपिलरीज। तो यही सीक्वेंस पूछा था अभी मैंने कि आप मुझे यहाँ पे इसको बताइए डिटेल में। तो आपको प्लीज ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, देन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिक्स, फेरिक्स के बाद लैरिक्स, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ पे होगी हमारे पास एल्वोलाई। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और प्लस आपका एल्वोलाई। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन उस दिन हमने आपका कंप्लीट किया था। तो प्लीज अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है ना, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए अच्छे तरीके से, लास्ट टाइम वाली। उसके बाद हमने देखिए ये आपके सारे पोर्शन कर लिया था कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे खुद ही देखिए, हमारे पास ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। आप देखो टर्शियरी ब्रोंकस के आगे ब्रोंकस नहीं लिखा, उसके आगे लिखा है ब्रोंक्यूल, बिकॉज टर्शियरी ब्रोंकस क्या कंटेन करता है, ब्रोंक्यूल करता है। और ब्रोंक्यूल का जो टिप होता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जिसके टिप पे कौन प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई की शेप कैसी होती है, इट इज अ बैलून लाइक, जो क्या कंटेन करते हैं, एयर को कंटेन करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये जो इनकम्प्लीट, हमारे पास ये सी शेप का जो हाइलन कार्टिलेज होता है ना, ये ओनली हमारे पास इस ब्रोंक्यूल तक होता है, मतलब ट्रैकिया में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और इवन आपका ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वोलाई में हमारे पास ये हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखना इसके बारे में आप। तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा से, आप प्लीज हमें दोबारा देखने की कोशिश कीजिए जिसको समझ में नहीं आया है। और ये देखिए हमारे पास एक कार्टिलेज है, और ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हो, दोबारा एक बार देख लीजिए। अभी यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एपिग्लॉटिस से स्टार्ट किया गया है। कमलप्रीत, आपको लगा होगा कि एनसीईआरटी में एपिग्लॉटिस से दिया है, इसलिए आप उसको एपिग्लॉटिस से मतलब मुझे बता रहे थे, लेकिन एक्चुअली आपका यहाँ पे डायग्राम आपका यहाँ पे एपिग्लॉटिस से दिखाया गया है। बट आप थ्योरी कंटेंट देखिए, थ्योरी में देखो साफ साफ तो बोला गया यहाँ पे, कहाँ गया हमारे पास, ये देखिए हमारे पास क्या होते हैं। ओके, लेकिन प्लीज आपको थ्योरी भी देखना है। देखो थ्योरी में मैंने आपको करवाई भी तो थी कि देखिए हमारे पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर मतलब नेजल कैविटी। उसके बाद नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होता है, फेरिक्स में, फेरिक्स कहाँ पे ओपन होता है, लैरिक्स में, और लैरिक्स कहाँ पे ओपन होता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ पे जाएगा हमारे पास, ब्रोंकाई के अंदर, और बाद में आपका ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपकी लास्ट क्लास के अंदर कर ली थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आपके लंग्स के बारे में।
ठीक है, तो आज का अभी हमारा पहले का फिलहाल का टॉपिक रहेगा लंग्स, क्योंकि लास्ट टाइम लंग्स के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर लंग्स के बारे में। देखिए लंग्स क्या है। अब पहली बात तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं, 2 लोब्स होते हैं लंग्स के, 2 लोब्स ऑफ लंग्स। एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। और इस लोब में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्रोंकस प्रेजेंट है, ब्रोंकाई प्रेजेंट है और साथ ही साथ में एल्वोलाई प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारा जो लंग्स होता है उसके बाहर से उसको मेम्ब्रेन कुछ कवर करती है, और हमारे इस लंग्स को कितनी मेम्ब्रेन कवर करती है? 2 मेम्ब्रेन कवर करती है। तो हम बोलते हैं ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब 2 मेम्ब्रेन इसको कवर करके रख रही है। ये देखिए, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है लंग्स की, उसे हम कहते हैं प्लूरा। तो प्लूरा किसको बोलते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, आउटर और इनर। अब उसके बाद हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और हमारे पास जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में एक हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब लंग्स की मेम्ब्रेन। और बीच में यहाँ पे क्या होता है? कुछ फ्लूइड होता है, फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। अब ये काम क्या कर रहा है फ्लूइड? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट से, कि कोई भी यहाँ पे इजिली यहाँ पे इंजरी ना हो जाए। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन का काम क्या होता है यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद लंग्स के अंदर देखिए, अब हमारा एक चीज है, जो हमारा लेफ्ट लोब होता है लंग्स का, ये देखिए, ये हमारे पास राइट लोब है और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है। लेफ्ट लोब में यहाँ पे स्लाइडली थोड़ा सा क्या यहाँ पे टिल्ट होता है। ये नजर आ रहा है आपको? ये किसके लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। और लंग्स के नीचे साइड पर ही कौन प्रेजेंट होता है? ये देखिए, डोम शेप का डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, दीज आर दी एल्वोलाई। और एल्वोलाई को देखिए, ये यहाँ पे कौन बियर कर रहा है? ये बियर कर रहा है ब्रोंक्यूल। कौन सा ब्रोंक्यूल? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। उसके बाद आप ये साइड में देख पा रहे हो, ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास रिब्स है। ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम पर भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है? रिब्स है, जब मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम दिखाया था। अगर आप भूल गए हो, मैं आपको भी यहाँ पे दोबारा दिखा दूँ, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इसमें आपको लेबलिंग आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड डायग्राम देखिए, उसको ध्यान से समझना। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इससे ऊपर, ये पीछे हमारे पास ये दिया गया है। आई थिंक ये वर्टिबल कॉलम है कि ट्रैकिया है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर चलो कुछ भी, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है हमारी। और यहाँ आगे अगर मैं बनाऊं, एक यहाँ पे मैं लॉन्ग यहाँ पे ट्रैकिया बना देती हूँ। सॉरी, एक्चुअली ये आपका ट्रैकिया ही है, सॉरी, ये ट्रैकिया ही है। देखो, ये ट्रैकिया है, और देखिए ट्रैकिया की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे लंग्स के अंदर हो रही है। अब ये देखिए, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है किससे? एक ये वाली बोन नजर आ रही है आपको, इस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट बोन। अब हमारी ये जो स्टर्नम है, देखिए यहाँ से भी कुछ बोन्स निकल रही हैं, इन बोन्स को हम बोलते हैं रिब्स। कौन है ये? रिब्स प्रेजेंट है। और ये पीछे की तरह आपकी कनेक्टेड होती है। पीछे कौन होती है? पीछे हमारे पास होती है वर्टेबल कॉलम। तो रिब्स जो है वो आपका यहाँ पे देखिए कौन सी वाली साइड में प्रेजेंट है? इट इज ऑन द लेटरल साइड। तो अगर हम आगे से बात करें, जो हमारी रिब्स है वो आगे से कनेक्टेड होती है स्टर्नम के साथ, और पीछे से कनेक्टेड होती है आपकी वर्टेबल कॉलम के साथ। तो आगे वाले सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो हमारा बैक सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस।
तो रिब्स कनेक्टेड होती है ऑन द वेंट्रल साइड विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम, एंड आपकी पीछे डॉर्सल सरफेस में कनेक्टेड होती है किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। अब ये जो हमारी रिब्स है ना, देखिए यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं बीच में प्रेजेंट, उन मसल को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। हमारे पास रिब्स के अंदर जो मसल प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं कोस्टल मसल। लेकिन ये मसल दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटरकोस्टल। इंटर का हम मीनिंग की किसके लिए यूज करते हैं, दो चीजों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस ये वाली रिब्स और इस रिब्स को कौन कनेक्ट कनेक्ट करके रखता है, इंटरकोस्टल मसल। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अब देखिए ये वाली रिब्स पीछे की तरफ जा रही है, तो देखो यहाँ हमें यहाँ पे अगर हम इसको हटा देना तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बीच में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल सैक, और उस सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे किसको लाइन कर रही है, लंग्स को लाइन कर रही है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे आप थोरेसिक कैविटी कह लो या फिर आप रिब्स कह लो, उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो रिब्स है, उन्होंने यहाँ पे पूरा पे जाल बनाया हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिब केज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, प्लीज मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, वी हैव 2 लंग्स, और दोनों लंग्स किससे कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय डबल लेयर, टू लेयर होती है, और उस लेयर को बोलते हैं प्लूरा। अब टू मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स के सरफेस, लंग के सरफेस पे। फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता है, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना किसी भी मोशन के लिए। एक कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आपका वो इजीली मूव ना कर पाए, तो उसके लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना। पता है ना आपको फ्रिक्शन क्या होता है, आपने किया होगा फिजिक्स में। तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। समझ समझ आया कि नहीं है आपको। जैसे अगर फ्रिक्शन ना हो ना, तो कभी भी हम किसी भी सड़क पर हम चल फिर नहीं सकते हैं, फ्रिक्शन होता है तभी हम मूव कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज इसलिए वहां पे मूव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फ्लूइड भी वही काम करता है, मेम्ब्रेन भी, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है लंग्स के सरफेस पे। अब हमारे पास ये देखिए, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर वाली, ये किसके क्लोज कांटेक्ट में होती है, थोरेसिक के बाहर, तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है। और जो इनर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो किसके कांटेक्ट में होता है, लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये जो लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो सबको पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। अब प्लीज मुझे बताने की जरूरत नहीं थोरेसिक कैविटी क्या होती है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मैं एक बार आपको दोबारा डायग्राम दिखा देती हूँ। ये थोरेसिक कैविटी होती है, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ही हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आप ये देख सकते हो कि जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं। एक हमारा राइट लंग होता है, और एक हमारे पास लेफ्ट लंग होता है। जो राइट लंग है उसके आगे भी 3 लोब होते हैं, एक होता है सुपीरियर लोब, एक होता है मिडल लोब, और एक होता है इंफीरियर लोब। लेकिन आपको इनके बारे में करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली एडिशनल है। लेफ्ट लोब में, लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं, एक होता है सुपीरियर और सेकंड होता है इंफीरियर लोब। याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी ओके है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है हमारे पास दो लंग्स होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें लिखी है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाऊं कि हमारा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से। सबको पता है हमारे नोस्ट्रल्स बाहर ही होते हैं ना, जो ओपनिंग है अपर लिप के ऊपर,
वो हमारे पास 2 ही ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे बाहर की तरफ ही प्रेजेंट होती है। और उसके बाद अब मैंने आपको अभी भी बताया, प्लीज इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल तक जो एयर आ रही है वो अभी तक एयर हमारे सेल ने ली नहीं है, हमारी बॉडी में वो एयर गई नहीं है। तो नॉस्ट्रिल से लेके जितने भी पार्ट है, नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी हो गया, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सारे क्या है, अभी तक भी एक्सचेंज नहीं करवाते, ओनली कंडक्शन का ही काम करते हैं, कंडक्ट ही करते हैं एयर को। इसीलिए नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को हम कहते हैं कि इट इज अ कंडक्टिंग पार्ट। फिर एक्सचेंज कौन करवाता है गैसेस का? ओनली वन ही पार्ट, जिसका नाम है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई के पास ही एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का, इसीलिए एल्वोलाई को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैसा पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है। क्योंकि एल्वोलाई की वजह से ही ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर आ पाता है, एंड सेल क्या रिलीज करता है, सेल रिलीज करता है CO2, और CO2 हम बाहर निकाल पाते हैं ड्यू टू द एल्वोलाई। तो उसको हम एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं, एंड इसे हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है लंग्स में कि द पार्ट स्टार्टिंग विथ, पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, और अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओनली कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्शन ही हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। वेयर इज द एल्वोलाई, और एल्वोलाई की जो डक्ट है वो क्या फॉर्म करते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, किसका, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट हो गए हैं, एक हमारे पास कौन सा है, एक पार्ट है कंडक्टिंग, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे रफ में बना देती हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट कर लो। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप प्लीज साथ साथ में मेरे साथ ही नोट कर लीजिए ताकि आपको लर्न होता रहे। इसके 2 पार्ट है, कौन कौन से, पहला पोर्शन है कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, और इसी को बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट के अंदर ओनली वन ही आता है, कौन, यहाँ पे हमारे पास चला आता है एल्वोलाई और उसके डक्ट, मतलब उसकी पाइप्स एंड देयर डक्ट, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है, कौन कौन चलाते हैं, सबसे पहले कौन है, नॉस्ट्रिल्स, फिर कौन है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद कौन आता है, फेरिक्स, फेरिक्स के बाद आता है लैरिक्स, लैरिक्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 6 में कौन आता है, मैं यहाँ पे प्राइमरी का सिंबल ऐसे लिख रही हूँ, सेकेंडरी का सिंबल ऐसे लिख रही हूँ, टर्शियरी का सिंबल ऐसे लिख रही हूँ, ये तीनों क्या है, ब्रोंकाई, यहाँ पे से ब्रोंकस भी लिख सकते हो। और इसके बाद 7th में हमारे पास चला आता है ब्रोंक्यूल। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसेस का, और एल्वोलाई में ही एक्सचेंज क्यों हो रहा है गैसेस का, बिकॉज दे कंटेन, क्या कंटेन करती है एल्वोलाई, बिकॉज दे कंटेन ब्लड कैपिलरी, कंटेन्स ब्लड कैपिलरी। कौन कौन सी होती है ब्लड कैपिलरीज, बताइए, आर्टरीज और वेन्स। इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। तो प्लीज इसको नोट भी कर लीजिए साथ साथ में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
तो अगर समझ में आ गए, अब बात करते हैं कि जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन कौन से, नॉस्ट्रल से लेके आपका ब्रोंक्यूल तक, और कौन सा ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इनका काम क्या क्या है, किस किस चीज का यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, सो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द, क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने एटमोस्फेयर से O2 को लिया उसको ये एल्वोलाई तक पहुंचा रहा है। पहला फंक्शन तो ये वाला हो गया कि कंडक्टिंग पार्ट क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड फंक्शन क्या है, जो भी एयर को हम इनहेल करते हैं, आप सबको पता है उसमें बहुत सारी, कई बार डस्ट होती है, बहुत बार उसमें फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा जो नोज है, मतलब जो हमारी जो नेजल कैविटी जो है, और जो हमारा ट्रैकिया है, आप सबको पता है वहां पे एक व्हाइट व्हाइट सा चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, मतलब म्यूकस की कोटिंग होती है। तो म्यूकस क्या काम करता है कि जो एयर हमने इनहेल की है, अगर उसमें कोई भी डस्ट है, अगर उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उसको वो क्लियर कर ले। जब मान लेते कि आप किसी बहुत ही धूल वाले एरिया में गए हो, बहुत धूल मिट्टी थी, और जब हम अपना नोज क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा कि नोज के साथ साथ वहां पे बहुत सारी वो जो डस्ट वहां पे थी, वो डस्ट भी बाहर आ रही है उस म्यूकस के साथ। तो म्यूकस ने ही क्या काम किया था, उस डस्ट को वहां पे कैप्चर कर लिया था। मतलब हमारे लंग्स तक वो कैसी एयर पहुंचाते हैं, क्लीन करके पहुंचाता है। कौन सा वाला पार्ट, आपका कंडक्टिंग पार्ट। तो सेकंड फंक्शन क्या है, क्लीन इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। तो फॉरेन पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट थे वो क्या करता है, उसको क्लियर करता है। कौन सा पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। इसके अलावा उसको ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई का मतलब थोड़ी सी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब थोड़ा सा उसको लिक्विड वाले पोर्शन में करता है। एंड साथ ही साथ में ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मतलब आप सबको पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारी बॉडी में कोई चीज आ रही है, तो अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हमें यही टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जैसे ही वो एयर बाहर से आ रही, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो, एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, और ये भी हो सकता है कि एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो। तो उसको इस टेम्परेचर तक लेकर आना, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, वो भी कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट ही करता है। सो ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, उस एयर को बॉडी के टेम्परेचर तक वो लेकर आ रहा है। तो ये चार फंक्शन होते हैं किसके, कंडक्टिंग पार्ट के। पहला कि हमारे पास एटमोस्फेयर एयर को एल्वोलाई के पास लेकर आ रहा है, उसके बाद उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लीन कर रहा है, क्लियर कर रहा है, उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा है, और लास्ट में कि वो हमारी वो जो एयर है उसको क्या कर रहा है, उसको बॉडी के टेम्परेचर तक वो लेकर आ रहा है। अब ये तो हो गया कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट में कौन था, ओनली एल्वोलाई। तो एक्सचेंज पार्ट कौन सा साइट है, जहां पर ऑक्सीजन रिच एयर हमारे सेल के अंदर जाती है, और सेल से क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। ये भी कहां पे हो रहा है, ये फंक्शन होता है एल्वोलाई के पास। लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जा रही है, इन हो रहा है, और CO2 क्या हो रहा है, बाहर जा रही है, मतलब आउटर पार्ट में जा रही है। अभी कैसे जा रही है, किस फिनोमिना के थ्रू जा रही है, तो जिस फिनोमिना की ये थ्रू जाती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है डिफ्यूजन क्या होता है, हमने बहुत बार पहले डिस्कस कर लिया है कि जब भी कोई चीजें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जाती है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही O2 अंदर जाती है, और CO2 क्या होती है, बाहर आती है। तो एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमोस्फेरिक एयर, क्योंकि ब्लड के अंदर ही वो जाती है। समझ आया आपको इतना पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि लंग्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो लास्ट टाइम भी बात की थी कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस थोरेसिक कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर। और इस थोरेसिक कैविटी को हम थोरेसिक चैम्बर भी बोलते हैं। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, इन द थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी।
जो एनाटॉमिकली कैसा चैम्बर होता है, एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। मतलब अगर यहाँ पर कोई एयर आ रही है तो ऐसा नहीं कि आपकी एयर वो सारी ऐसे लीक हो जाएगी, प्रॉपर यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम होता है, वो सिस्टम ही इस एयर को बाहर ही अंदर लेकर आता है, यहाँ से लीक नहीं होती एयर। तो थोरेसिक चैम्बर जो है वो हमारे पास एक एयर टाइट चैम्बर है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब ये थोरेसिक चैम्बर बनता किससे है, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि थोरेसिक चैम्बर बनता किससे है। तो थोरेसिक चैम्बर को बनाने वाले होते हैं हमारे पास, सबसे पहले है वर्टेबल कॉलम, जो आप इधर ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो। तो सबसे पहले कौन है, फर्स्ट पार्ट है थोरेसिक चैम्बर को बनाने वाला वर्टेबल कॉलम। सेकंड पार्ट है ये वाला, आगे वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट है स्टर्नम। तो थोरेसिक चैम्बर किससे बनता है, सबसे पहला है वर्टेबल कॉलम, जो हमारी बैक साइड में प्रेजेंट होता है। तो बैक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डॉर्सल, डॉर्सल साइड से उसको वर्टेबल कॉलम बना रही है। फ्रंट साइड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्रंट के लिए वर्ड यूज करते हैं वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड से स्टर्नम बना रही है। और साइड साइड वाले को हम बोलते हैं लेटरल। तो साइड से कौन बना रहा है, साइड से बना रही है हमारे पास थर्ड पार्ट आती है रिब्स। और साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे नीचे ऐसे डोम शेप का कौन प्रेजेंट होता है, लोअर साइड पर डोम शेप का प्रेजेंट होता है डायफ्राम। तो इन चार चीजों से मिलकर क्या बनता है, थोरेसिक चैम्बर बनता है, जो कैसा होता है, एयर टाइट। लेकिन आप बोलोगे एयर टाइट कैसे होगा, यहाँ पे ये तो खाली है। तो अभी भी हमने देखा था वहां पे कि खाली नहीं होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये पूरा पोर्शन आपका फिल्ड होता है और उसके बाद अंदर यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट है, और उस एयर टाइट चैम्बर को बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। सो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म। अब देखिए कहाँ कहाँ से बन रहा है, डॉर्सली से इसको कौन बना रहा है, पीछे से कौन बना रहा है, वर्टेबल कॉलम बना रही है। आगे से कौन बना रहा है, वेंट्रली बाय द स्टर्नम। साइड से कौन बना रहा है, लेटरली बाय द रिब्स। और लोअर साइड पे हमारे पास कौन प्रेजेंट है, लोअर साइड पे प्रेजेंट है डोम शेप का डायफ्राम। तो डोम शेप ऐसी होती है, ऐसे डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। समझ आया आपको थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थोरेसिक चैम्बर की फॉर्मेशन कैसे होती है। dorsally by vertebral column, ventrally by the sternum, lateral by the ribs and lower side by the dome shaped diaphragm. क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से सुनना। अभी क्या बोल रहा है, जो एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, अभी भी हमने बात की इस थोरेसिक कैविटी में, मतलब इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर वो प्रेजेंट है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम इस थोरेसिक कैविटी का जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, या हमारे पास ये जो थोरेसिक चैम्बर है, आप मुझे खुद ही बताइए, अगर मैं इसका वॉल्यूम चेंज करती हूँ, अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ, बढ़ाना मतलब कि मान लेते हैं मेरे पास ये थोरेसिक चैम्बर है, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब कि मान लेते हैं कि मैंने इसका ऐसे वॉल्यूम बढ़ा दिया, ये कर दिया। और दूसरा केस लेते हैं कि मान लेते हैं मैंने इसका वॉल्यूम घटा दिया, ये वाला कर दिया। तो अगर मैं इस थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को चेंज कर रही हूँ, तो क्या अब इस थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट कौन है, अंदर कौन है, लंग्स प्रेजेंट है। तो क्या वो चेंज इस लंग्स के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर कोई भी चेंज कर रही हूँ, इसके वॉल्यूम के अंदर अगर मैं चेंज कर रही हूँ, क्या वो चेंज लंग्स के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, परिणीति, आंसर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करना है।
कमलप्रीत बोल रही नहीं आएगा, कोमल बोल रही है, परिणीति बोल रही यस आएगा। और देवम आपका क्या कहना है? ये आ जाएगा मैम। आ जाएगा, हाँ जी, वेरी गुड। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास ये जो थोरेसिक कैविटी है, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, और इस चैम्बर के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट है। और लंग्स पूरे कैसे होते हैं? लाइक अ बैलून। अगर आप बैलून के अंदर, ये मेरे पास बैलून है, अगर आप इस बैलून के अंदर हवा भरोगे तो ये हमारे पास फूल जाएगा, अगर आप हवा निकाल दोगे तो ये दोबारा इसी पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में ही हम एयर भेजते हैं, थोरेसिक कैविटी में ही भेजते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर ही एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और हमने कहा ये चैम्बर कैसा है? एयर टाइट चैम्बर है, मतलब यहाँ पर कोई भी एयर जो इधर आ गई वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ सकती, एयर टाइट है। आजकल बॉक्स नहीं आते, टिफिन बॉक्स आते हैं ना, पूरे एयर टाइट, तभी तो उसके अंदर हम क्या, उसके अंदर हम यहाँ पे बिस्किट रखते हैं, अपना खाना रखते हैं, ताकि जो भी खाना हमने रखा है वो वहां पे खराब ना हो जाए। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले के डब्बे ऐसे होते थे, अगर हमने वहां पे कुछ बिस्किट कुछ नमकीन वगैरह रखी है वो खराब हो जाते हैं, हम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट आ गया है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे टिफिन आते हैं कि अगर आप उसको उस एयर टाइट चैम्बर में रखो तो वो कभी खराब नहीं होते, क्योंकि बाहर की एयर अंदर एंटर ही नहीं हुई है। तो मैंने अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास ये जो थोरेसिक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट है, और ये थोरेसिक कैविटी मतलब थोरेसिक चैम्बर एक ही बात है। कैसा चैम्बर है? एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट का मतलब है अंदर की एयर बाहर नहीं और बाहर के अंदर नहीं। अब मैंने ये कहा कि अगर आप इस थोरेसिक कैविटी में अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल क्या दिया, मान लेते कि मेरे पास ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है, ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास ये थोरेसिक कैविटी है। अगर आप इसका वॉल्यूम घटा दो, मान लो आपने इसका वॉल्यूम पहले इनिशियली इतना था, इनिशियली इतना वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम घट गया, ये छोटा हो गया मेरा डब्बा ऐसा, और इस डब्बे के अंदर कौन प्रेजेंट है? चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है लंग्स। तो क्या इस लंग्स के वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है आएगा। और मान लेते हैं कि मैं इस चैम्बर को, इसका वॉल्यूम में क्या कर रही हूं, बढ़ा रही हूं, मैंने बढ़ा दिया, इनिशियली ये था, अब बढ़ गया आपका, तो फिर भी तो ये जो लंग्स यहाँ अंदर प्रेजेंट है, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है आएगा ना चेंज, क्योंकि लंग्स के अंदर खुद भी तो कैविटी है ना, कैविटी होने की वजह से तो तभी तो वहां पे एयर आ पा रही है। बैलून के अंदर एक हमारे पास ही स्पेस होता, तभी तो वहां पे एयर आप फिल कर पाते हो ना। अगर यहाँ पर स्पेस ही नहीं होता, कहां से यहाँ पे एयर आ जाती? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपको ये समझ में आए तभी आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझ पाओगे। ओके, अब आपको एक चीज मुझे यहाँ पे और समझानी है। जैसे हम स्टमक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पहले भी बहुत बार बताया है, स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं। लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपैटो, किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं नेफ्रो, मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड। उसी तरीके से लंग्स के लिए हम एक एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है पल्मोनरी। तो जहां पर भी आप पल्मोनरी वर्ड को देख लो, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे लंग्स की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। क्योंकि स्टडी ऑफ लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनोलॉजी। तो पल्मोनोलॉजी से, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लंग्स को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। तो पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द लंग्स। समझ आया कि नहीं आया? और लंग्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट।
अब यहाँ पर क्या लाइन लिखी गई, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे बता देना, नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन ऐसे हंजी हंजी मत करना। अब वो क्या बोल रहा है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, जो एनाटॉमिकली कैसा चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेक्स वाले पोर्शन में, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है। इन सच दैट, अब वो इस तरीके से प्रेजेंट है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, अगर कोई भी चेंज थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में आएगा, विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी, मतलब पल्मोनरी कैविटी। तो वो सारा चेंज हमें कहाँ पे विल बी रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, सारा चेंज हमें नजर आएगा आपका लंग्स की कैविटी में, जिसको हम पल्मोनरी कैविटी भी बोलते हैं। तो सच एन अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट जो है कि अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग के लिए। तो ध्यान रखना ये सारी अरेंजमेंट किसके लिए एसेंशियल है, फॉर द ब्रीदिंग। लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे पास ये जो लंग्स का वॉल्यूम होता है ना, मतलब इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर जो कैविटी है, उस पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोचो कि लंग्स का वॉल्यूम इस थोरेसिक कैविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ही लंग्स के वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। इसीलिए लास्ट लाइन बोलती है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, डायरेक्टली हम लंग्स के वॉल्यूम को, लंग्स की कैविटी के अंदर वो जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं जरूर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, तो आंसर है यस, किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस थोरेसिक कैविटी के ऊपर। समझ आया कि नहीं आया। और थोरेसिक कैविटी अपना वॉल्यूम चेंज कर सकती है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, इसीलिए हम ब्रीथ कर पाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड का नाम है एनाटॉमिकल। आपने दो दो जगह पढ़ा ना, एनाटॉमिकल यहाँ पढ़ा, एनाटॉमिकल सेटअप। तो एनाटॉमिकल का मीनिंग होता है किसी का भी, एक्चुअली एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर का मतलब है कि वो इंटरनली ही चैम्बर कैसा है, एयर टाइट है, जिसमें हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हो उसका एनाटॉमिकल सेटअप का मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको ये भी समझ में आ गया है, तो अब हम मेन करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, कि कैसे हम एयर को इनहेल कर सकते हैं और कैसे एयर को हम एक्सहेल कर सकते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर कैसे अंदर आती है और CO2 रिच एयर कैसे बाहर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी देर से मैं समझा रही हूँ, इस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, क्योंकि इस वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। ये थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, ये आपका इंक्रीज भी होता है और आपका डिक्रीज भी होता है, मतलब बढ़ता भी है और यहाँ पे घटता भी है।
तो बढ़ने और घटने की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। इसको प्लीज अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। अब हमारे पास ये जो रेस्पिरेशन है उसके क्या है, बहुत सारे स्टेप है। ये सारे स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और हमारे पास लास्ट है फिफ्थ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ना, अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो यही वाला पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है, फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेकर आना, और CO2 को बाहर करना, आउट करना, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। और इसी को एक नाम और देते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन क्या होता है, हम बोलते हैं ना रूम में थोड़ा वेंटिलेशन कर दो, मतलब एयर को क्रॉस होने दो, मतलब बाहर वाली एयर अंदर आ जाए और अंदर वाली एयर बाहर चली जाए। लेकिन यहाँ पे एयर को बाहर अंदर करने का काम कौन कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग को ही बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हम अंदर लेकर आते हैं, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, कहां पे लेकर आ रहे हैं, लंग्स के अंदर। और CO2 रिच एयर जो है उसको हम बाहर निकालते हैं, जो पहले कहां पे आती है, एल्वोलाई में ही आती है। ऑब्वियसली बात, एल्वोलाई लंग्स का ही पार्ट है। तो आज हम इतना ही पोर्शन डील करेंगे, प्लीज इसको ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बातों को। लेकिन इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक लॉ करवाना चाहती हूँ। उस लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ। आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ के बारे में, क्योंकि अगर आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया, आपको ब्रीदिंग तो एकदम समझ में आ जाएगा चुटकियों में, आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए ये बॉयल्स लॉ हमें क्या बता रहा है। और प्लीज अगर किसी की क्लास होगी वो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि आज जो मैं करवाने वाली हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो अगर आपका किसी न किसी वजह से अगर आपका मिस भी हो जाता है तो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देखना। अब देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो वॉल्यूम जो है ना किसी भी मास का, कोई भी आप एक डेफिनेट मास ले लो, तो वो हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। आप यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हो। लेकिन कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमारे पास जो तो हमारे पास ये जो कंटेनर है, इसका जो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम का और प्रेशर का क्या होगा, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मैं आपको ये बता रही थी कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेट किया हुआ है, तो ये अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमेशा आप उसको 20 डिग्री पे ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लेते हैं आपने जगह, मान लेते हैं आपने एक एक्सपेरिमेंट आपका दिल्ली में किया, एक आपने चंडीगढ़ में किया, और एक आपने पंजाब में किया। अब आप सबको पता है कि सेम टाइम पर दिल्ली का टेम्परेचर कुछ और होगा, हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर हो आपका 50 डिग्री, चंडीगढ़ में हो सकता है कि यहाँ पे हो आपका 40 डिग्री, और पंजाब में हो सकता है कि यहाँ पे 45 डिग्री हो। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अलग अलग जगह पे करोगे जहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो आप सबको पता है कि रिजल्ट उसके में डिफरेंट मिलने वाले हैं। अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दिल्ली में करो, चंडीगढ़ में करो, पंजाब में करो, जहां मर्जी करो, लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आप तीनों जगह, आप यहाँ पर भी 50 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तभी करोगे, यहाँ पर भी 50 डिग्री और यहाँ पर भी 50 डिग्री, अगर आप हर जगह टेम्परेचर सेम रखोगे और फिर वो एक्सपेरिमेंट करोगे, तो किसी भी हमारे पास किसी भी गैस का जो मतलब वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर।
अब मुझे पता है आपको अभी भी ये मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन जस्ट ओनली भी इस इक्वेशन को नोट कर लो कि बॉयल्स लॉ क्या कहती है, वॉल्यूम का और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किस पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको वहां पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब एक बार इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चैम्बर लिया है, ठीक है, और इस चैम्बर के अंदर एक चैम्बर ये वाला है, इस चैम्बर का नाम ए है, और एक चैम्बर ये वाला, इस चैम्बर का नाम बी है। अब आप मुझे खुद ही बताइए, आप खुद ही मुझे बताओगे, इसमें से ए चैम्बर और बी चैम्बर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है? बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ए चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा है कि बी वॉल्यूम का, या फिर बी चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा है? वॉल्यूम समझते हो ना क्या होता है? प्लीज सारे बच्चे आंसर करेंगे, और अगर किसी को वॉल्यूम का मीनिंग भी नहीं पता है तो प्लीज वो भी बेझिझक पूछ सकता है कि वॉल्यूम होता क्या है। प्लीज सारे बच्चे आंसर करेंगे। पद्नीति, कमलप्रीत ने आपने सही आंसर दिया है। दिव्यम और अच्छा कोमल, अच्छा कोमल, बी का वॉल्यूम ज्यादा है? ए का, ओके वेरी गुड। कोमल, वॉल्यूम होता है स्पेस। एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं कोई भी कोई भी एक चीज है, एक सब्सटेंस मान लो, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे आप यहाँ पे देखो कि देखिए मेरे पास इतना बड़ा चैम्बर है, ये वाला, और देखिए इसके अंदर जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास गैस है, गैस के पार्टिकल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस गैस ने यहाँ पे इतना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जितने गैस के पार्टिकल, ये गैस के पार्टिकल है, जितने गैस के पार्टिकल यहाँ पर है उतने ही गैस के पार्टिकल यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए उसने यहाँ पे कम एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, तो ये वॉल्यूम ही है। अब जितने गैस के पार्टिकल यहाँ पर थे, यहाँ दोनों जगह सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इस गैस के पार्टिकल को ज्यादा एरिया मिला, तो हम कहते हैं इसका वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर गैस के पार्टिकल को कम एरिया मिला है, तो इसका वॉल्यूम कम है। समझ आया आपको? कोमल, व्हाट इज वॉल्यूम? समझ आया कोमल, वॉल्यूम क्या होता है? तो यहां पर मैंने आप, जिसने ज्यादा एरिया कवर किया है, तो यहाँ पे देखिए ना, इसने यहाँ पे जो हमारे पास एक गैस है, ये जो आप इधर देख पा रहे हो ना, ये वाला, एक मिनट, ये देखिए, ये जो राउंड राउंड, ये हमारे पास यहाँ पे कोई गैस है, और इस गैस को हमने यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर हमने यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर हमारे पास 13 गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं। और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 गैस के पार्टिकल हैं। तो जितने यहाँ पर भी उतने ही है, लेकिन यहाँ पर गैस ने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, तो एरिया मतलब यहाँ पे इसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, तो यहाँ पर इस ए चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास गैस के पार्टिकल उतने ही जितने यहाँ पर ए चैम्बर में थे, लेकिन हमारे पास इसने यहाँ पे कम एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, तो हम बोलते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। अब आप मुझे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने सबने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हमारे पास ये जो चैम्बर ए है
इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और हमारे पास ये जो चैम्बर बी है इसका वॉल्यूम कम है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, यहां पर ये जो गैस के पार्टिकल है वो कहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से घूम फिर सकते हैं? क्या यहाँ पर ए चैम्बर में ज्यादा घूम घूम फिर सकते हैं, या फिर बी चैम्बर में ज्यादा वो अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं? मूवमेंट कहां पर ज्यादा हाई होगा? कमलप्रीत, क्या अच्छे तरीके से मूवमेंट चैम्बर बी में होगा? कहां पर होगा फिर बताइए? ए में होगा ना। ये देखो, अब सिंपल सी बात है, एक हमारे पास को बहुत बड़ा कमरा है, आप वहां पे अगर भागना चाहो आप ज्यादा अच्छे तरीके से भाग सकते हो ना। ये देखो, रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसलिए इन गैस के पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो देखिए क्या है, रैंडम है, काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर चैम्बर बी में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो आपके ये जो गैस के जो पार्टिकल है, एरिया वॉल्यूम कम होने की वजह से इनका जो मूवमेंट है, मोशन जो है, जो ये मूव कर सकते हैं वो आपका कम हो गया है। यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो वॉल्यूम कम होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो उनकी कम हो गई है। अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए, एक्चुअली मेरे पास इसी को मैंने ये वाला, एक्चुअली मेरे पास ना ये एक ही डायग्राम है, बट थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब इसको समझ देखो क्या हो रहा है। अब इसको आप चैम्बर ए से समझिए। जो मेरा चैम्बर ए है, जब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा एरिया है, तो उस टाइम पे मेरे गैस के पार्टिकल अच्छी तरीके से मूव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बी वाले में क्या किया, इसी चैम्बर को देखिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर दिया, ये एरो देखिए, और मैंने इसको दबा दिया। जैसे ही मैंने इसको दबाया, इसका वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घटने के साथ साथ अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। समझ आ रहा आपको? ये प्रेशर बढ़ गया ना यहाँ पे। सेम ये हमारे पास गैस की तरह है, जैसे जो हमारे पास घर पे सिलेंडर होते हैं, आपके पास जितना बड़ा कंटेनर होगा, जितना बड़ा कंटेनर होगा वहां पे उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। वॉल्यूम जितना ज्यादा, कंटेनर जितना बड़ा, उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर वहां पे उतना ही कम होगा, क्योंकि उसको वहां पे काफी ज्यादा एरिया मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखो, जितनी गैस आपने यहाँ पे रखी थी, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे इस चैम्बर का वॉल्यूम था 1 लीटर, तो यहाँ पे मेरे पास ये गैस भी 1 लीटर ही है। तो अगर मैं आपका सेकंड चैम्बर ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे इसका वॉल्यूम घटा दिया, वॉल्यूम मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम ये वाला मैंने कर दिया, तो यहाँ पे अभी भी उतनी ही गैस है, लेकिन इसका जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ ने यही तो कहा कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये वाला चैम्बर था, जब यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा खासा था, तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम है, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन जब मैंने इसी चैम्बर पे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई होने के साथ साथ ही, मतलब मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम घट गया, तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया। समझ आया आपको? बॉयल्स लॉ समझ आया क्या होता है कि वॉल्यूम का और प्रेशर का कैसा कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम जो है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, देखो मान लेते हैं ये मेरे पास, जो भी मेरे पास ये चैम्बर है, अगर मैं यहाँ पे इसको हीट करना शुरू कर दूं, तो हीट अगर करूंगी तो वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन फिर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आ रही है आपको चीजें? बताइए समझ आया कि नहीं आया?
एक बार प्लीज अपना माइक ऑन करके ही बता दीजिए। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज इस कंसेप्ट को ब्रीदिंग के साथ रिलेट करना। अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को ब्रीदिंग के साथ रिलेट कर लिया तो आपको ब्रीदिंग कभी भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। अपनी कॉपी में प्लीज अभी नोट कर लीजिए कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये वाली इक्वेशन कि जो, अब एक बार प्लीज इसको रीड कीजिए, क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, जो वॉल्यूम जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ पे खुद ही देख लिया, आपने खुद ही देखा कि जब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा खासा था तो यहाँ पर इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल है उनका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है क्योंकि एरिया काफी ज्यादा है। लेकिन जब मैंने एरिया कम कर दिया, वॉल्यूम मैंने डिक्रीज कर दिया, तो उसके अंदर जो गैस के पार्टिकल थे उनके अंदर वहां पे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, उसको ऐसे तो आपको पता ही, लेकिन फिर भी आप दोबारा नोट कर लीजिए अगर आप भूल चुके हो। जो मेरे पास यहाँ पे देखिए, जो आगे वाला एरिया होता है, आगे वाला, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल व्यू। जो ये बैक वाला होता है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल। जो मेरा ये हेड वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन। और जो ये मेरा पांव वाला रीजन होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन। तो ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। मतलब मेरे पास ये जो बैली वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला, तो एंटीरियर क्या है, इन फ्रंट ऑफ। कई बार हम वेंट्रल की जगह आपका एंटीरियर वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर आपका बैक वाला या नीचे वाला, ठीक है, डॉर्सल आपका बैक साइड वाला और वेंट्रल वाला आपका आगे वाला। तो जहां पर आपने अभी ये आपका ये प्रेशर और वॉल्यूम का आपने कंसेप्ट लिखा था, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, बना लीजिए, कैसा आदमी बना लीजिए कि आगे वाला, ये ऊपर वाला एंटीरियर है, नीचे वाला पोस्टीरियर है, आगे वाला वेंट्रल है और पीछे वाला डॉर्सल है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि सारे वर्ड्स अभी आप हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ने वाले हो। अगर नोट कर लिए तो चलो अब आगे मूव करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग में यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोसेसेस आते हैं। सिंपल सी बात है, या तो एयर को अंदर लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग इन, और इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसी को बोलते हैं इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना। सेकंड होता है सांस को बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग आउट, उसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग के 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं, सांस अंदर लेना ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन और जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। सेकंड होता है सांस छोड़ना मतलब एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट और एक्सहेलेशन। अब इनका डिटेल वर्जन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन की, मतलब सांस अंदर लेना। तो इंस्पायरेशन क्या है, ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब एटमोस्फेयर के अंदर जो एयर है उसको आपको ड्रॉन इन करना है, मतलब अपने अंदर लेकर आना है। और एक्सपायरेशन क्या है, बाय विच एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसको आपको रिलीज आउट करना है, मतलब हमें सांस छोड़ना है। अब यहाँ पर एक लाइन, एक वर्ड, एक नया और आएगा, उसको भी ध्यान से समझना। अब ये जो मूवमेंट, जो हमारे पास ये एयर का जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसा है एयर का, इनटू, मतलब अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, लंग्स के बाहर जा रही है। अभी किस वजह से हो पा रहा है कि एयर हमेशा, मतलब O2 हमेशा अंदर जा रही है, CO2 हमेशा बाहर जा रही है, तो ये किस वजह से हो पाता है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फेयर। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे लंग्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एटमोस्फेयर तो बाहर ओपन ही है।
अगर इन दोनों के अंदर क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तभी एटमॉस्फेयर से एयर हम अंदर ले सकते हैं और लंग्स से हम CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? अगर प्रेशर ग्रेडियंट होगा। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? कहीं पर भी डिफरेंस आना। लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट क्या है फिर? प्रेशर में डिफरेंस आना। मतलब जो प्रेशर हमारे लंग्स में है, अगर वो एटमॉस्फेयर से मैच करता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं कि लंग्स में हमारे पास 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में भी 100 ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पर कभी भी गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं लंग्स में 50 था और प्रेशर की बात कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में था 100, तो यहां पर डिफरेंस आ गया ना, लंग्स में प्रेशर कुछ और है और यहां पर प्रेशर कुछ और है। तो प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से ही एयर का मूवमेंट हो पाता है, अदरवाइज कभी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है अगर दोनों जगह सेम प्रेशर हो तो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, अगर उतना ही प्रेशर लंग्स के अंदर होगा ना, तो कभी भी हम एयर को इनहेल नहीं कर सकते हैं और कभी भी हम CO2 को बाहर रिलीज नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, यहां पर मूवमेंट हो पाएगा एयर का। अब प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या, अब यहां पे दोबारा वही प्रोसेस चलेगा जिसका नाम है डिफ्यूजन। मतलब एयर कहां से कहां की तरफ मूव करेगी, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। एग्जाम्पल मानते हैं कि अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम सबको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 100 ऑक्सीजन का प्रेशर है और हमारे लंग्स में है 50, तो लंग्स में 50 है और एटमॉस्फेयर में 100 है, तभी एयर अंदर की तरफ जा पाएगी, मतलब O2 अंदर जा पाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने क्या कहा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, डिफ्यूजन हो गया। हमने कहा था ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाना, अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ। अब CO2 का उल्टा मानते हैं, अगर आपको CO2 अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में CO2 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तभी हम अपनी बॉडी से CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर CO2 गैस का प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। समझ आ रही चीजें कि नहीं आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो ये आज काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है, समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो बस इतना सा ध्यान में रख लो अभी कि हमारे पास जो मूवमेंट जो हेयर का कभी भी प्रेशर ग्रेडियंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं। तो लंग्स में और एटमॉस्फेयर में जो एयर का मूवमेंट हो पाता है वो किस वजह से हो पाता है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी यहाँ पे। ये तो एक्चुअली हमने कर ही लिया है। सबसे पहले एक मिनट, चलो ये वाला डायग्राम देखते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप प्लीज हो सके तो अपने साथ साथ में भी नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अभी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सारे समझने वाले कंसेप्ट ही आएंगे, यहाँ पे कुछ भी रट्टे वाला काम है ही नहीं। अब जैसे भी सबसे पहले बात करेंगे इंस्पायरेशन की। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को इन करना। ठीक है, यही हुआ, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब हमने क्या बात की कि जब हमारे पास गैस का अगर हमें अंदर लेकर आना है तो क्या होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब प्रेशर के अंदर डिफरेंस होना चाहिए।
अब हम एयर को हमें कहां से कहां की तरफ लेकर आना है? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हमें एयर को मतलब O2 को हमें अपने लंग्स में लेकर आना है, लंग्स में लेकर आना है। और हमने क्या कहा, एटमॉस्फेयर में लंग्स में एयर तभी आएगी जब वहां पर क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट होगा। और ग्रेडियंट मैंने, और यहाँ पे एक चीज आपको और बताई, कैसे मूव करेगी, डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे खुद ही दीजिए। अगर हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स में लेकर आना चाहते हैं तो कहां का प्रेशर ज्यादा और कहां का प्रेशर कम होना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए क्या लगता है आपको? जो भी अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आपको सारे आंसर देने हैं। वेरी गुड कमलप्रीत, आपने एकदम सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी सारे आंसर देंगे। परनीति ने भी एकदम सही आंसर दिया है। दिव्यम और कोमल आप भी आंसर दीजिए। दिव्यम प्लीज माइक ऑन करके आंसर दे दीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नहीं सुना था मैंने? क्वेश्चन ये पूछा कोमल कि अगर हम ऑक्सीजन को लंग्स में लेकर आना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताइए, एटमॉस्फेयर में और लंग्स में कहां पर प्रेशर ज्यादा और कहां पर प्रेशर कम होना चाहिए? एटमॉस्फेयर से ही लंग्स में लेकर आएंगे एयर को, तो कहां का प्रेशर ज्यादा कहां का प्रेशर कम होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये था। दिव्यम आप बताइए। दिव्यम माइक ऑन करके बता दीजिए जल्दी से, या समझ नहीं आया वो भी बता दीजिए कि समझ ही नहीं आया है। दिव्यम लंग्स में लो, ठीक है। ठीक है कोमल, आपने भी सही कहा कि अगर हम एयर को इनहेल करना चाहते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर प्रेशर हाई होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? लंग्स के कंपैरिजन में। लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन को, कोई बात नहीं दिव्यम, अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, हमारी गैस है जो हमारी एयर है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो अगर हम चाहते इनहेल करना, ऑक्सीजन को अंदर लेकर आना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए, तभी एयर हमारे पास मूव कर पाएगी। अब आप यहाँ पे एक नया वर्ड एक और समझोगे। अभी अभी हमने कहा लंग्स के लिए हम एक जो वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड यूज करते किसके लिए? फॉर द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा, लंग्स के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं इंटरा पल्मोनरी प्रेशर। मैंने क्या कहा? लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो अभी भी हमने कहा
लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। लेकिन इस लंग्स के अंदर की जो चीजें उसको हम एक नाम देते हैं इंट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स के अंदर का, विद इन द लंग्स। तो लंग्स का के अंदर हमने क्या कहा, प्रेशर कम होना चाहिए, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। तो पहली चीज यहां पर क्या है इंस्पायरेशन में, कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पे लंग्स वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब आप प्लसों में हो चुके हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी अपने वोकैबुलरी चेंज करोगे और हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। एटीएम लिख रही हूं, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के कंपैरिजन में। तभी एयर क्या होगी, अंदर आ पाएगी। अब सारा का सारा गेम इसी के ऊपर है कि अब हम इस पल्मोनरी प्रेशर को, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कैसे करें। अगर हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तभी हम एयर को इनहेल कर सकते हैं। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो कभी भी हम इनहेल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी पीछे कि जो हमारा लंग्स है उसके वॉल्यूम को या उसके प्रेशर को हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। अगर हम थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज कर दे तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर चेंज हो सकता है। तो अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो घटाना है। किसका प्रेशर घटाना है, यहाँ पे लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को हमें डिक्रीज करना है। तो आप प्रेशर को डिक्रीज कैसे करोगे, इसका मतलब, और ये प्रेजेंट कहाँ है लंग्स, थोरेसिक चैम्बर के अंदर। तो आपको थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है चीजें कुछ मिक्स हो गई है, दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ क्या क्या जो जो चीजें भी मैंने आपको बोली, अगर थोड़ी सी भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो। अभी अभी आपने यहाँ पे बॉयल्स लॉ पढ़ा, तो बॉयल्स लॉ में आपने क्या चीजें देखी थी, बॉयल्स लॉ में क्या था, हमारे पास जो आपका वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। पढ़ी आपने ये लाइन अभी अभी कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। पहला पॉइंट ये वाला। सेकंड पॉइंट है अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर हम अगर इनहेल करना चाहते हैं तो अब क्या कह रहे हैं, लंग्स के अंदर का प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कैसे होगा, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। लेकिन हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को तो बढ़ा ही नहीं सकते, हमने साफ साफ अभी पीछे पढ़ा। हमने कहा था कि अगर हम थोरेसिक चैम्बर के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज हमें इस लंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी चेंज अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है। तो अभी हमारे पास मेन काम क्या पे इंस्पायरेशन के लिए, कि प्रेशर को घटाओ, पर घटाने के लिए क्या है, वॉल्यूम बढ़ाओ। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे अभी हम यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे साथ में बताते भी रहिए, ऐसा ना हो कि कहीं आप गुम भी हो जाओ कहीं पे और कुछ समझ ही ना आ रहा हो। यस
अगर समझ में आ रहा है, अब देखो अब आगे की बात करते हो। अब हमारा मेन काम क्या है, इस वॉल्यूम को बढ़ाना। किसको बढ़ाना है, अब ये भी समझ लो, किसके वॉल्यूम को बढ़ाना है, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाना है। थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाना है। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तभी कहीं जाके उसके अंदर जो प्रेजेंट लंग्स है उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ये जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को जो हम बढ़ाते हैं, उसके लिए यहाँ पे किसका रोल होगा, जो थोरेसिक चैम्बर को बना रहे हैं। तो अभी अभी हमने बात की, ये थोरेसिक चैम्बर किससे बनता है। ये देखिए हमारे पास डायफ्राम है जो डोम शेप का है, हमारे पास ये रिब्स है और रिब्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। पीछे की तरफ हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम होती है, आगे हमारे पास स्टर्नम है। तो इन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो। अब देखिए कैसे बढ़ेगा वॉल्यूम। हमारे पास ये पहली बात तो वॉल्यूम बढ़ाना मतलब इंस्पायरेशन करना, ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। अब एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पर एनर्जी का यूज हो, एटीपी यूज हो। अब एटीपी जब हम मूव करते हैं, मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि सबको पता है हमारी पूरी बॉडी मसल से बनी होती है। तो मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। लेकिन जब भी हमें मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, वो आपका एनर्जी के ऊपर डिपेंड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चीज होती है उसको समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, एंड तक जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पहली बात तो हमें यहाँ पे क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये वाली फिगर समझ में ना आ रही हो तो एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, अब हमें को ये वाली कंडीशन करनी है, यहाँ पे वॉल्यूम हमें बढ़ाना है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों पिक्चर को देखो ना, यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम देखो यहाँ पे कम है और इसमें इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो हमें ये वाली कंडीशन करनी है, एक्सपेंड वाली कंडीशन करनी है। अभी कैसे होगी इसके बारे में ही अभी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो एक मिनट, चलो एक मिनट। हाँ, ये सबसे पहले आप यही वाला समझ लीजिए। देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे देखिए ये अंदर लंग्स प्रेजेंट है और बाहर कौन प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है हमारे पास रिब्स। अब रिब्स के बीच में क्या है, कुछ मसल्स भी है, उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जब मेरी यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो मसल के कांटेक्ट होने की वजह से ये देखिए हमारे पास के पहले अंदर की तरफ है ये, और ये देखिए जैसे ही यहाँ पे मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये देखिए ऐसे फूल गया ऊपर की तरफ। नजर आ रहा है आपको, जो मेरी ये जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है, ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है। लेकिन कब, यहाँ पे जो मसल्स थी मेरी वो क्या होगी, कांटेक्ट होगी। देखिए पहले वो इस तरीके से है और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो मसल्स हैं, जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल के अंदर, तो जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका सिकुड़ जाना, तो जैसे ही वो सिकुड़ेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो रिब्स हैं और जो साथ में मेरे पास यहाँ पे स्टर्नम होता है, ये आपका देखिए ऐसे फूल रहा है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम है, देखिए ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, देखिए मेरे पास रिब्स कहाँ प्रेजेंट होती है, या स्टर्नम आगे की तरफ होती है वेंट्रल सरफेस पे, और रिब्स मेरी लेटरल साइड में और यहाँ पे पीछे की तरफ भी है, डॉर्सल साइड में भी है और वेंट्रल साइड आगे की तरफ भी है। तो जब यहाँ पे मेरी ये मसल्स आपकी कांटेक्ट करेगी ना, तो कॉन्ट्रेक्शन के साथ ही ये जो मेरी थोरेसिक चैम्बर जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इधर वेंट्रल आगे की तरफ बढ़ेगा और डॉर्सल पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो वेंट्रल डॉर्सल एक्सिस में क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम है, इस डायग्राम को प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये और इसमें देखिए,
देखिए यहाँ पे इसका रिब केस देखिए कितना छोटा सा, देखिए यहाँ पे क्या आपका बड़ा हो गया। अब जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हमने क्या कहा, यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, एटीपी से मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो अब हम मसल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन सी मसल को कांटेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल्स को। तो वो कांटेक्ट हुई, कांटेक्ट होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे जो ये वेंट्रल साइड पे जो सरफेस है और जो डोर्सल साइड पे, ये आपका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब साथ ही साथ में देखिए नॉर्मल जो मेरा डायफ्राम था यहाँ पे ऐसे डोम शेप का होता है, ये भी आपका कांटेक्ट हो जाता है। जैसे ही कांटेक्ट होता है देखिए आपका नीचे की तरफ आ गया, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ आ गया, पुल डाउन। तो देखिए जब मेरा डायफ्राम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो नीचे वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पोजीशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीरियर पोजीशन। तो ये मेरा एंटीरियर ऊपर और पोस्टीरियर नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे पास ये जो डायफ्राम जो है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आगे वाला ये वाला डायग्राम भी आप देख लीजिए दोबारा। ये इंस्पायरेशन देखिए क्या हुआ, ये मेरे पास जो ये मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाली जिसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखिए हमारी बॉडी में ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, पहले इंस्पायरेशन से फिर ये होता है, यहाँ से ये होता है। आप इसको अज्यूम कीजिए कि पहले ये वाली कंडीशन थी, जब ये थी तभी ये वाला आया। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी ये मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये देखिए आपकी देखिए यहाँ पे कांटेक्ट होगी, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है। ये देखिए हमारे पास, और वॉल्यूम कैसे बढ़ा, बाहर, ये जो मेरी रिब्स है और जो मेरी स्टर्न है ये आपके बाहर की तरफ फूल जाते हैं ऐसे। तो जैसे ही फूले, मेरा ये आगे वाला है वेंट्रल व्यू और पीछे वाला डोर्सल, वेंट्रल और डोर्सल में क्या हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया थोरेसिक चैम्बर का। और ये देखिए जो मेरा डायफ्राम था कि नॉर्मली देखिए पहले इस पोजीशन में था, और बाद में क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कोई आपका डाउन चला गया, डायफ्राम कॉन्ट्रेक्शन में ऊपर से आपका नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर भी तो वॉल्यूम बढ़ा ना, देखो एरिया बढ़ गया। कौन सी वाली डायरेक्शन में बढ़ा, ऊपर एंटीरियर और नीचे पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर में बढ़ा। तो जब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, किसका वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट थे, अब लंग्स, लंग्स प्रेजेंट है ना इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी तो बढ़ गया ना, और जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का जो प्रेशर होगा, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने बात की, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर वहां पे कम हो गया है। अब किसके कंपैरिजन में कम हुआ है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर की एयर क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्पायरेशन किस वजह से हो रहा है, जब डायफ्राम कांटेक्ट करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कांटेक्ट करती है। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर प्रेजेंट जो लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ ही प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है और बाहर की एयर अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है। लेकिन हम जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन जो करवा रहे हैं, कौन कौन सी आपकी, डायफ्राम को कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो आपका देखो फूलने का चांस है यहाँ पे, चेस्ट वॉल आपकी, और हमारे पास जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन हो रहा है रिब्स का, जब रिब्स की एक्सपेंशन होती है तो स्टर्नम आपका ऊपर की तरफ फूल जाता है। ओके परिणीति, ओके ओके परिणीति, यू कैन लिव।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब एक बार मैं थ्योरी करवाती हूँ, नहीं समझ आया इंस्पायरेशन का दोबारा यहाँ पे आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। एक बार यहाँ पे इसकी थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार ऐसे आप यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लीजिए। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है इंस्पायरेशन का। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास देखिए जब एयर एंटर कर रही है लंग्स में, यहाँ पे देखिए डायफ्राम, देखिए कॉन्टेक्ट, देखिए आपका जब डायफ्राम कॉन्टेक्ट करता है वो आपका डाउन की तरफ जाता है, और जब हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कॉन्टेक्ट होती है तो यहाँ पे देखिए जो ये रिब्स हैं और यहाँ पे स्टर्नम होता है वो रेज देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं, रिब केस आपका बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम जो होगा थोरेसिक कैविटी का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तभी इंस्पायरेशन हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार बस मैं इसकी थ्योरी करवा देती हूँ ओनली इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन समझ में आ गया तो एक्सपायरेशन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्पायरेशन कब हो रहा है, इंस्पायरेशन कैन अकर, इंस्पायरेशन कैन अकर कब होगा, पहली बात तो इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जो प्रेशर लंग्स के अंदर है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर वो क्या होगा, लेस होगा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इंस्पायरेशन तभी होगा। सेकंड चीज, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव का मतलब ये है कि लंग्स में प्रेशर कम होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो आपका कम ही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव प्रेशर है लंग्स के अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे एक्सपायरेशन के बारे में तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चलो ये बता ही देती हूँ, समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखिए उल्टा अगर हमें करना, एक्सपायरेशन करना है, मतलब अब हमें एयर को CO2 को बाहर रिलीज करना है एटमॉस्फेयर में, तो उल्टा चलेगा ना, मतलब अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होना चाहिए, तो एक्सपायरेशन एकदम उल्टा होगा इंस्पायरेशन का। अब एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। अब हम ये जो कह रहे हैं कि हमें प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायफ्राम के ऊपर पहला, और सेकंड डिपेंड करता है स्पेशलाइज सेट होता है मसल्स का, और ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। किस किस के बीच में होती है, रिब्स के बीच में, जो किस में हेल्प करती है, इस ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करती है। कौन सा ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब देखिए आगे इंस्पायरेशन में क्या क्या चीजें हैं, थ्योरी है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी अगर आपको वहां पे डायग्राम वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो। अब देखिए इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट होगा, मतलब कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रेक्शन होगा डायफ्राम में। अब नॉर्मली मैंने कहा मेरा डायफ्राम ऐसा है, अब अगर ये कॉन्टेक्ट होगा आपका ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ये नॉर्मल वाली कंडीशन थी, कॉन्ट्रेक्शन पे ऐसी वाली कंडीशन होगी, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ गया ना मेरे पास, लेकिन वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ा, ये ऐसे था और यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया, तो ऊपर वाला एंटीरियर है, नीचे वाला पोस्टीरियर है, तो मेरा एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट होगा, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा डायफ्राम का, जो क्या करेगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, बट किस एक्सिस की तरफ करेगा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, ऊपर वाला एंटीरियर नीचे वाला पोस्टीरियर। तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन कहां पे होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगी।
जो रिब्स को लिफ्ट अप ऊपर की तरफ कर देगी और स्टर्नम को भी लिफ्ट अप कर देगी। अब दोबारा वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम दोबारा बढ़ेगा इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से। बट अब किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ। अब दोनों के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ चुका है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी बढ़ गया है और आपका वेंट्रल और आपका डॉर्सल की तरफ भी बढ़ गया है। तो ओवरऑल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है थोरेसिक वॉल्यूम। अब थोरेसिक चैम्बर के अंदर कौन प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। अब अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया है तो अब क्या होगा? लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हो जाएगा कम। जितना बड़ा कंटेनर उतना उसके अंदर प्रेशर कम होगा। तो एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा, तो साथ ही साथ में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और किसके कंपैरिजन में डिक्रीज होगा? टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो फोर्स करेगा एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। तो ये था हमारे पास इंस्पायरेशन। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो अभी आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम इनहेलेशन करना चाहते हैं तो हमें दो मसल्स कांटेक्ट करनी है। पहली है डायफ्राम वाली मसल, डायफ्राम भी आपका मसल से बना हुआ है। और सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब दोनों में कॉन्ट्रेक्शन होगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, वो वॉल्यूम कहाँ पे नजर आएगा? ये देखिए लंग्स है, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स में वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया और हमारे पास एयर क्या होगी? अंदर की तरफ आ गई। समझ आया कि नहीं आया? ओके जी, अगर समझ में आ गया है काफी अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना आप दोबारा। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन क्या होगा, एकदम अपोजिट। अब अभी अभी हमने क्या किया था? डायफ्राम की मसल्स को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कांटेक्ट किया था। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। एटीपी का यूज कर रहे हैं तो डायफ्राम और इंटरनल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपके कांटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप यहाँ पे मतलब एक्चुअली ये आपको लास्ट तक समझ में आएगा कि ये अपने आप से कैसे आपके मतलब कांटेक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब कैसे कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। तो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा भी ये बता दूं कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन में भी जो हमारे पास आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, वहां से मैसेज आते हैं इनके लिए, कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो जब ये मैसेज आता है तो मान लेते हैं कि ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन के लिए, इन दोनों की कॉन्ट्रेक्शन के लिए ब्रेन से मैसेज आ रहा है और साथ में एटीपी का भी यूज हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं ये यहाँ पे मैसेज देना बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक बैलून है, आपने उसको ब्लो 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 कर रहे हो, वो फूलता 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 जा रहा है। अगर आप उसको ब्लो करना बंद कर दो और आप इसे छोड़ दो तो उसकी हवा खुद ही बाहर निकल जाएगी, जो भी एयर वहां पर है। आपको उसको जबरदस्ती यहाँ पे चिपका कर उसको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, जब हाइंड ब्रेन मैसेज देना बंद कर देता है ना, मतलब हमारा ब्रेन समझ लो भी आप कि ब्रेन जब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन के लिए मैसेज देना बंद कर देता है तो उसी टाइम पे क्या होता है? जो मसल्स हमारी कांटेक्ट हुई होती है ना यहाँ पे, वो दोबारा रिलैक्स हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो मसल्स यहाँ पे कांटेक्ट हुई थी वही मसल्स देखिए दोबारा रिलैक्स हो गई। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अब क्या हो गई? ये देखिए वापस की तरफ चली गई अपने यहाँ पे रिलैक्स। और जो डायफ्राम है देखिए ये भी नीचे आया था, ये भी आपका ऊपर की तरफ चला गया, रिलैक्स हो गया। तो जैसे ही रिलैक्स होगा, अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? खुद ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वॉल्यूम यहाँ पे अब आपका कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो अब वो वॉल्यूम
कम होने की वजह से किसमें, अभी किसका वॉल्यूम कम हुआ है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हुआ है। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम अगर कम हुआ है तो उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स का वॉल्यूम भी घट जाएगा, एंड वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे CO2 प्रेजेंट थी वो आपकी बाहर चली जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उल्टी है। पहले देखिए ये रिब्स और स्टर्नम आपके बाहर की तरफ गए थे, अभी सारे आपके अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब सिग्नल देना बंद कर दिया तो ये अपने आप ही रिलैक्स हो गए। तो हमें यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी हमें आप इनको रिलैक्स करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक्सपायरेशन होता है वो आपका पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि बस हमने छोड़ दिया, पहले आप कर रहे थे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा वैसे ही वहां पे वो आपकी अपनी नॉर्मल वाली पोजीशन पर आ गए हैं। तो एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, जिसमें हमारा डायफ्राम देखिए नॉर्मल आपका ऊपर की तरफ चला जाता है, रिब्स और स्टर्नम आपके अंदर की तरफ आ गए हैं, ये देखिए चेस्ट कैविटी इनवर्ट अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और रिब्स एंड स्टर्नम आपके डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम घट जाता है, और वॉल्यूम घटने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब प्रेशर बढ़ा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो बाहर की एयर क्या होती है, अंदर की तरफ आ जाती है, मतलब अंदर की एयर बाहर चली जाती है। तो एक बार डायग्राम देखो, ये वाला भी देखिए हमारे पास, ये इस कंडीशन से अब हम इस कंडीशन में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है, पैसिव प्रोसेस लिखा है मतलब बिना एनर्जी का, मसल्स देखिए रिलैक्स हो गई हैं। तो रिलैक्स देखिए यहाँ पे डायफ्राम आपका नीचे की तरफ गया था, कब, इनहेलेशन के टाइम पे। अब देखिए आपका दोबारा ऊपर की तरफ चला गया है, और यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, आपका घट गया है, और लंग्स का वॉल्यूम भी देखिए घट गया। लंग्स का वॉल्यूम घटने के बाद क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बट ये कैसा प्रोसेस, इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक आप डायग्राम यहाँ पे देखिए दोबारा देख सकते हो, ये हम ब्रीद आउट जब करते हैं तो डायफ्राम देखिए आपका ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब एयर आती है तो यहाँ पे आपका मूव डाउन, ये डाउन की तरफ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं आपका एक्सपायरेशन में। ये देखिए हमारे पास ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हमारे पास, एयर के देखिए डायफ्राम रिलैक्स अपना ऊपर वाली पोजीशन में चला गया है, और आंख आपका ऊपर अपवर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउन की तरफ जाना था। और देखिए यहाँ पे रिप्स और स्टर्नम आपकी फुल रही थी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम घटने की वजह से अब वो क्या हुआ, देखो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चली गई है, और वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, एयर हमारा लंग से बाहर की तरफ आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कल दोबारा रिपीट करवा दूंगी, अब एक बार बस थ्योरी करवा देती हूँ आपको एक्सपायरेशन की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सपायरेशन में क्या है, रिलैक्सेशन हो रहा है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का, रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन। अब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गए हैं, जो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा थोरेसिक वॉल्यूम को। अगर थोरेसिक वॉल्यूम आपका कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो गया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा, दिस लेड टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम प्रेशर बढ़ जाएगा स्लाइटली अबव द, और किसके कंपैरिजन में बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जो क्या करेगा, एक्सपल्शन करेगा एयर की लंग्स से, कहां पे, एटमॉस्फेयर की तरफ, जिसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। तो हमारी एबिलिटी होती है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। अब ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जो इंस्पायरेशन है मतलब सांस लेना, इनहेल करना और एक्सेल करना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा जब हम नॉर्मली रनिंग करते हैं तो क्या होता है, या जब हम डरे होते हैं बहुत ज्यादा तो हमारा ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ये कह रहा है कि एक जो हेल्दी पर्सन जो होता है, एवरेज की बात करें तो वो 1 मिनट में कम से कम 12 से 16 टाइम, 12 to 16 टाइम क्या करता है, ब्रीथ करता है। अब अगर हम यहाँ पे जो भी हमारे पास एयर का जो वॉल्यूम जो है, अगर उसको हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका नाम है स्पायरोमीटर। जैसे बीपी को चेक, ब्लड का
ब्लड का कितना प्रेशर है हमारे ब्लड वेसल्स में, उसके लिए हम क्या करते हैं, बीपी करवाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। उस तरीके से अगर हम कितना मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर को अगर हम ब्रीदिंग मूवमेंट में कितना इन्वॉल्व हुआ है, अगर उसको हम चेक करना चाहते हैं, उसको हम चेक करते हैं स्पायरोमीटर की हेल्प से। द वॉल्यूम ऑफ एयर जो किसमें इन्वॉल्व होता है, कितना वॉल्यूम एयर का ब्रीदिंग के टाइम पे इन्वॉल्व हुआ है, ब्रीदिंग मूवमेंट के टाइम पे, तो उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्पायरोमीटर, जो किसमें हेल्पफुल होता है, पल्मोनरी के फंक्शन में, मतलब हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो एक्सपायरेशन में हमारे पास एकदम मतलब इंस्पायरेशन का एकदम उल्टा है एक्सपायरेशन। समझ आया कि नहीं आया? दिव्यम, कमलप्रीत और कोमल, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, हो सकता है ना समझ में आया हो, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा कल रिपीट कर दूंगी। अब आज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो दोबारा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आज लर्न करनी है, जैसे वेंट्रल क्या होता है, डोर्सल क्या होता है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, उसके बाद फिर वॉल्यूम और प्रेशर का क्या क्या इसमें लिंक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, या वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कुछ यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे नए नए वर्ड्स यूज किए हैं, पल्मोनरी, उसके बारे में पता होना चाहिए। काफी सारी नई नई चीजें हैं जो आज आपने सीखी है यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगा हो, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, तो एक बस आप रिकॉर्डिंग देखना, आज रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ में आया कल आपको दोबारा समझा दूंगी। एक बार जब क्लास होगी तो एक बार मैं इसको दोबारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आज एक्चुअली मैं भी थक गई हूँ, तो उसके बाद फिर अब कल ही करेंगे फिर अब। ठीक है, तो ठीक है फिर बाकी मैं कल करेंगे, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देखना। भले ही आपने क्लास लगाई है, बट एक बार जरूर देखना, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए सारी चीजें। बाकी फिर हम कल करते हैं अब। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रही हूँ, लेकिन प्लीज कल पढ़कर आना जरूर। ओके, चलो फिर बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय।